हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको आप कैपिटल बजटिंग भी बोल देते हो, तो आप इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोल देते हो। कुछ ऑथर इसको कैपिटल बजटिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं तो कुछ इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से इंडिकेट करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो कैपिटल बजटिंग is used for investment decision. Capital budgeting is used for investment decision. मतलब हमारे पास जो कैपिटल होती है हम उसकी बजटिंग करते हैं कि सर पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो इस चैप्टर को आप कैपिटल बजटिंग के नाम से भी पढ़ सकते हो, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से भी इस चैप्टर को पढ़ा जा सकता है। हमने ऑलरेडी बात करी थी कि सर जब एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है तो उस सिचुएशन में वो कुछ कैश फ्लोज एनालाइज करते हैं। इनिशियल कैश आउटफ्लोज जो हमेशा ईयर जीरो में कैलकुलेट किए जाते हैं, एनुअल कैश इनफ्लोज जो कि डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किए जाते हैं, और टर्मिनल कैश इनफ्लोज जो कि जो प्रोजेक्ट का लास्ट ईयर होता है उसमें जो एडिशनल कैश इनफ्लोज आते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, दैट इज कैश फ्लोज की कैलकुलेशन में। ये जो टॉपिक हम देखने वाले हैं इसके अंदर हम स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड की बात करने वाले हैं। कैपिटल बजटिंग में हम प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड्स की बात करने वाले हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड का मतलब है हमारे सामने सर प्रोजेक्ट होगा, हमारे सामने कोई मशीन वगैरह होगी, हमें क्या करना है उसको इवेल्युएट करना है और उसको इवेल्युएट करके ये डिसाइड करना है कि क्या हमें उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये जो डिसीजन है कि हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस डिसीजन को लेने के कई मेथड्स होते हैं, तो बस उन्हीं को प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड्स बोला जाता है। और ये जो मेथड्स होती है ये कुछ मेथड्स होती है डीसीएफ। डीसीएफ की फुल फॉर्म है डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, एंड नॉन डीसीएफ मतलब नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। तो हमें इस चैप्टर में मेनली टेक्निक्स देखनी है कि सर मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस डिसीजन को लेने की कई टेक्निक्स होती है जिसमें कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है जिसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आपके लिए नया तो नहीं है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके होते हो कि सर टाइम के अकॉर्डिंगली मनी की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को आप कंसिडर करते हो अगर, तो उस टेक्निक को डीसीएफ बोल दिया गया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और अगर किसी मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कंसिडर नहीं किया गया तो आप उसको नॉन डीसीएफ बोलते हो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट का मतलब आप सिंपली ये समझ सकते हो कि सर अगर आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो है वो कंसिडर कर रहे हो तो डीसीएफ है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कंसिडर किए बिना कंसिडर कर रहे हो तो वो नॉन डीसीएफ टेक्निक है। आज जो पैसे की वैल्यू है और फ्यूचर की जो पैसे की वैल्यू है अगर आप उसको अलग अलग मानते हो तो आप डीसीएफ टेक्निक के अकॉर्डिंगली जा रहे हो। अगर आप आज की जो पैसे की वैल्यू और फ्यूचर की वैल्यू है उसको अलग अलग ना मान के सेम मान रहे हो तो आप नॉन डीसीएफ टेक्निक के अकॉर्डिंगली जा रहे हो। इसका मतलब तो बात करेंगे हर एक मेथड में, काफी सारे मेथड्स हमें डिस्कस करने हैं। सर कौन कौन से मेनली जो मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको बोल सकते हो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बस्टिंग इवेल्युएशन टेक्निक। कि हमारे सामने जो प्रोजेक्ट है हमें उसको इवेल्युएट करना है और उसको इवेल्युएट करने की टेक्निक्स है नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स और डिस्काउंटिंग टेक्निक्स।
नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक का मतलब है आपको इग्नोर करना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिंपल मैं कहूं, आप कहते हो आज मुझे 5 लाख रुपए का आउटफ्लो करना पड़ेगा। आप कहते हो आज आपको 5 लाख रुपए का आउटफ्लो करना पड़ेगा, देन आपको हर साल 2-2 लाख रुपए मिलेंगे फॉर 5 ईयर्स। तो अगर आप इसको सीधा सीधा इस तरीके से कंसिडर करते हो कि सर 5 लाख रुपए का आउटफ्लो है और इनफ्लो की मैं बात करूं तो 2-2 लाख रुपए 5 साल तक, मतलब 10 लाख रुपए का इनफ्लो आया, तो अब मुझे 5 लाख रुपए का फायदा हो गया। तो इसमें आपने ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि सर आउटफ्लो तो आपको अभी करना पड़ेगा जबकि इनफ्लो आपको फ्यूचर में होगा। तो इस सिचुएशन में आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहे हो। अगर आप कहते हो सर आउटफ्लो तो आज करना पड़ेगा 5 लाख रुपए, लेकिन ये 2-2 लाख रुपए तो आपको फ्यूचर में मिलेंगे, तो पहले आप इस फ्यूचर की वैल्यू को आज की वैल्यू पर लेकर आओ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई करके। तो फिर उस सिचुएशन में आप कंसीडर कर रहे हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। तो सिंपल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना ही समझ सकते हो कि सर अगर हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का एप्लीकेशन कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर किया जा रहा है। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर नहीं कर रहे तो इसका मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया जा रहा है। नॉन डिस्काउंटिंग में इग्नोर और डिस्काउंटिंग में आप कंसीडर कर रहे हो। सर मेनली कौन कौन से मेथड्स हैं नॉन डिस्काउंटिंग में? तो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में मेनली ये मेथड्स कवर होते हैं जिसमें हम इग्नोर करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। ये मेथड्स कवर किए जाते हैं, जो भी हमारे सिलेबस में होंगे वो हम एक एक करके कवर करेंगे। अगर मैं नॉन डिस्काउंटिंग की बात करूं तो आपको एक मेथड देखने को मिल सकता है पे बैक पीरियड, एक मेथड देखने को मिल सकता है पे बैक रेसिप्रोकल के नाम से, एक आपको देखने को मिल सकता है पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। सिंपल कहूं तो सर पे बैक के 3 तरीके हैं, पे बैक पीरियड, पे बैक रेसिप्रोकल और पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। इन तीनों में ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इग्नोर किया जाता है। इसी वजह से हम इस मेथड को कवर कर रहे हैं नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। इसके अलावा एक और मेथड आएगा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसमें भी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते हैं। तो वी कैन से सर 4 मेथड्स होते हैं जिसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करते, पे बैक पीरियड, पे बैक रेसिप्रोकल, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसके अलावा बाकी जो मेथड्स होते हैं उसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट कंसीडर करते हैं। सर कौन कौन से किस किस नाम से मेथड देखने को मिलेंगे? तो डिस्काउंटिंग टेक्निक में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं जिसमें आपको एक मेथड देखने को मिलेगा एनपीवी, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। एक आपको मेथड देखने को मिलेगा एनपीवी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। एक होगा पीआई के नाम से, पीआई की फुल फॉर्म होती है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसके अलावा एक आपको मॉडिफाइड एनपीवी के नाम से देखने को मिल जाएगा, मतलब मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू के नाम से। एक आपको देखने को मिलेगा आईआरआर, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से। ये फिर एमआईआरआर है, जैसे एनपीवी का मॉडिफाइड एनपीवी है वैसे ही एमआईआरआर का मॉडिफाइड आईआरआर होता है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। एक आपको एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है और एक आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो इन मेथड्स के अंदर आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कंसीडर करेंगे। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि सर ये आज की वैल्यू है, ये फ्यूचर की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यूज को सेम टाइम पे हम लेकर आए। इस वजह से इसमें बोल दिया गया कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, तो इसको डिस्काउंटिंग टेक्निक में कवर किया गया। सिंपल अभी तक का जो डिस्कशन है, मैं ये कहूंगा कि कैपिटल बस्टिंग इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसकी वजह से आप टॉपिक के नाम को कैपिटल बस्टिंग भी बोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोल सकते हो, एक ही बात होती है। एक्चुअल में जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने की सोचती है तो फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना होता है पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें, और इस डिसीजन को लेने के लिए
काफी सारे मेथड्स होते हैं जिसमें कुछ मेथड्स के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट कंसीडर किया जाता है, तो कुछ मेथड्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इग्नोर किया जाता है। जिन मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया जाता है उनको नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक बोल दिया, और जिन मेथड्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कंसीडर किया जाता है उनको डिस्काउंटिंग टेक्निक बोल दिया, उनको डिस्काउंटिंग टेक्निक बोल दिया। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट सिंपल सा, सर अगर आप पैसे की जो वैल्यू है उसको सेम टाइम पे लेकर आते हो कि मैं आउटफ्लो आज करूंगा, इनफ्लो फ्यूचर में होगा, तो उस फ्यूचर के इनफ्लो को भी आज की वैल्यू पर लेकर आओ, तभी डिसीजन मेकिंग करूंगा, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर हो रहा है। अगर आप कहते हो आज की वैल्यू है, फ्यूचर की वैल्यू है, डजेंट मैटर, हम जस्ट केवल और केवल अमाउंट को कंपेयर कर जाए कुछ इस तरीके से कि सर आउटफ्लो होगा 5 लाख का, हर साल 2-2 लाख रुपए आएगा, 10 लाख आएगा, तो 5 लाख का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर रहे हो। ये कुछ मेथड्स हैं जो हमें एक एक करके डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड नेट प्रेजेंट वैल्यू यूज करूंगा। बट उससे पहले आप एक बार जो आपके सामने स्लाइड्स आई है इसको एक बार कॉपी आप कर सकते हैं। हेडिंग पुट कीजिए, टॉपिक का नाम कैपिटल बस्टिंग ऑब्लिक में इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और आपके सामने 1, 2, 3 और 4 चार स्लाइड्स आई है, ये चार स्लाइड्स एक बार आप कॉपी कर लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये मान सकते हो कि सर इस चैप्टर के क्वेश्चन के बिना हमारे एग्जाम का पेपर बनता ही नहीं। आप अगर पास्ट के एग्जामिनेशन पेपर उठा के देखते हो, आप पास्ट के 10 पेपर उठा के देख लो, फॉर एग्जाम्पल आप पास्ट के 10 पेपर्स उठा के देख लो, 10 के 10 पेपर में आपको इस टॉपिक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर ही नहीं है जिसमें इस टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा गया। हाँ, वेटेज हल्की फुल्की डिफर कर सकती है, हल्की फुल्की वेटेज जो है वो डिफर कर सकती है, बट एग्जाम में क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा लेंदी टॉपिक भी है जो कि हमारा काफी सारी क्लासेस आगे इसकी लगने वाली है, तो कंटिन्यूटी में आपको इस चैप्टर को देखना है और कंटिन्यूटी में इस चैप्टर को आपको रिवाइज भी करना है, ताकि इस चैप्टर को हम पकड़ बनाए रख सकें और हर एक टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकें।
वैसे तो किसी भी मेथड से स्टार्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं हमेशा एनपीवी मेथड से ही स्टार्ट करता हूं, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम यहां पे भी स्टार्ट करने वाले हैं, आज भी स्टार्ट करने वाले हैं एनपीवी मेथड से। एनपीवी फुल फॉर्म है इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। बस इसके नाम पे कॉन्सेंट्रेट करो। जैसा कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, सर क्या ये मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को कंसीडर करता है या नहीं करता। तो हमने अभी अभी कहा कि सर एनपीवी इज द पार्ट ऑफ डिस्काउंटिंग टेक्निक एंड इट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो मतलब इसके अंदर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को अगर आप कंसीडर करते हो तो इस मेथड के नाम पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक्चुअल में आप तीन तरीके के कैश फ्लो कैलकुलेट करते हो। वन इज इनिशियल कैश आउटफ्लो, जो ईयर जीरो में मतलब आज होते हैं। एनुअल कैश इनफ्लोज, जो फ्यूचर में होते हैं। और टर्मिनल कैश इनफ्लोज, सर वो भी फ्यूचर में होते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ये कहता है इनिशियल कैश आउटफ्लोज तो आपके ऑलरेडी प्रेजेंट में है ही, तो आपको क्या करना है, आपको जो एनुअल कैश इनफ्लोज और टर्मिनल कैश इनफ्लोज फ्यूचर में जनरेट हो रहे हैं उनको भी आज की वैल्यू पर ले आओ। और जब आपके आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों आज की वैल्यू पे होंगे तब नेट वैल्यू कैलकुलेट कर लो कि इनफ्लो ज्यादा है कि आउटफ्लो ज्यादा है। अगर इनफ्लो ज्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो, फायदा होगा, और आउटफ्लो ज्यादा है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दो, क्योंकि उस सिचुएशन में आपकी कॉस्ट ज्यादा है। तो सिंपल नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इनफ्लोज मतलब एनुअल कैश इनफ्लोज और टर्मिनल कैश इनफ्लोज, एंड आउटफ्लोज मतलब इनिशियल कैश आउटफ्लोज शुड बी कंपेयर्ड। लेकिन कब कंपेयर करने हैं, व्हेन ऑल वैल्यूज आर एट प्रेजेंट वैल्यूज, जिसमें मैंने अभी अभी आपको बताया इनिशियल कैश आउटफ्लो तो ऑलरेडी प्रेजेंट पे होते हैं, तो एनुअल कैश इनफ्लोज और टर्मिनल कैश इनफ्लोज को आपने प्रेजेंट पे लाना पड़ेगा। तो एनपीवी का इसी तरीके से एक सिंपल सा फॉर्मूला क्रिएट किया गया। फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस में इनिशियल कैश आउटफ्लोज। अब कई बार इस इनिशियल कैश आउटफ्लोज को इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोल दिया जाता है, एक ही बात है। आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोल दो चाहे इनिशियल कैश आउटफ्लो बोल दो, एक ही चीज है। इसको आप अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अगर आप इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज भी बोल दोगे तो भी एक ही बात है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस में इनिशियल कैश आउटफ्लोज। इनिशियल कैश आउटफ्लोज आप ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख चुके हो पीछे के टॉपिक में। कैश इनफ्लोज भी आप ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख चुके हो, जो कि एनुअल कैश इनफ्लो भी हो सकते हैं, टर्मिनल भी हो सकते हैं। सर अब हमें यहाँ पे कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करने के लिए हम छोटा सा एक स्टेटमेंट बनाते हैं। 4 कॉलम में ये स्टेटमेंट आप बना सकते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का। पहले कॉलम में वी हैव टू कंसीडर ईयर, सेकेंड कॉलम में वी विल कंसीडर कैश इनफ्लोज, थर्ड ईयर में हमें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लिखने हैं। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लिखने हैं एट आर, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, सिंपल सी मैं बात करूं, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कई नामों से जाना जाता है। देख लेते हैं, नीचे मैंने लिखा है, देखो ये जो आर है, ये जो आर है इसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। कई बार क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट गिवन होता है, वो आप कंसिडर कर सकते हो। इसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट भी बोला जाता है। और इवन आप इस आर को के भी मेंशन कर सकते हो। के का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट आर लिख लो चाहे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट के लिख लो, एक ही बात है। आर इज द रेट, के इज द कॉस्ट। आर इज द रेट, के इज द कॉस्ट। और ये इंडिकेट करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को। रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट भी आप बोल सकते हो। इसको डिस्काउंट रेट भी बोला जा सकता है।
इसको हर्डल रेट भी कई बार क्वेश्चन में इंडिकेट किया जाता है। इसी को क्वेश्चन में कई बार टारगेट रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है। इसी को WACC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल दिया जाता है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल दिया जाता है। इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल देते हैं। इसी को कई बार मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोल देते हैं और इसी को कट ऑफ रेट भी बोला जाता है। तो आपको इस आर या के सारे के सारे नाम पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन में इनमें से कोई भी नाम यूज कर सकता है और हमें पता लगना चाहिए कि सर ये जो रेट गिवन है हमें इसके प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर यूज करने। और जब आप कैश इनफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपकी यहां पे प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। सर ये प्रेजेंट वैल्यू कब आएगी? जब आप कैश इनफ्लोज को मतलब जो सेकंड कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करोगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर थर्ड कॉलम से, तो आपको ये प्रेजेंट वैल्यू पता लगेगी। और जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपको आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज पता लगेगा। ईयर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जितने भी सालों का क्वेश्चन होगा हम कंसिडर कर लेंगे। कैश इनफ्लोज की अगर मैं बात करूं तो कैश इनफ्लोज या तो क्वेश्चन में गिवन होंगे, नहीं गिवन होंगे तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, एनुअल और टर्मिनल कैलकुलेट कर लेंगे फिर यहां पे लिख देंगे। ध्यान देना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, जितने भी साल का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली आप कैश इनफ्लोज लिख लोगे। जो भी लास्ट ईयर होगा प्रोजेक्ट का उसमें कैश इनफ्लोज एनुअल के साथ साथ टर्मिनल भी आपने ऐड कर लेना है, तो ये आपका टोटल कैश इनफ्लो बन जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट आर या के की मैं बात करूं तो ये आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो। पीवीआईएफ की फुल फॉर्म होती है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, मतलब किसी भी फ्यूचर की वैल्यू को आज की वैल्यू पर लाने के लिए जो फैक्टर यूज किए जाते हैं दीज आर नॉन एज पीवीआईएफ। किसी भी फ्यूचर की वैल्यू को आज की वैल्यू पे लाने के लिए जो फैक्टर यूज किए जाते हैं दीज आर नॉन एज पीवीआईएफ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? तो मैथमेटिकली आपने कैलकुलेट किए होंगे कभी ना कभी। सिंपल आपको करना क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के की पावर n। जैसे मान लो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट है, तो अगर आपने ईयर वन का फैक्टर निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के, मान लो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10 डिवाइड बाई 100 10% की पावर n। अगर फर्स्ट ईयर का निकालना है तो पावर n। सिमिलरली अगर मान लो सेकेंड ईयर का निकालना हो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 10% का मान लो रेट है तो पावर 2। कुछ इस तरीके से चलता जाएगा। थर्ड ईयर के लिए पावर 3, फोर्थ ईयर के लिए पावर 4। कैलकुलेटर पे अगर मैं बात करूं तो ये कैसे लिखोगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 1 है, ये क्या हुआ 1 अपॉन में 1.1 की पावर 2 है। तो आप जब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1, फर्स्ट टाइम आप इक्वल प्रेस करोगे तो आपको फर्स्ट ईयर का फैक्टर मिल जाएगा। जैसे मेरे कैलकुलेटर में आ रहा है 0.909, दोबारा से इक्वल प्रेस कर लेना तो आपको सेकेंड ईयर का फैक्टर पता चल जाएगा। थर्ड ईयर का चाहिए फिर से इक्वल प्रेस कर लेना, तीसरे साल का फैक्टर पता चल जाएगा। चौथे साल का चाहिए फिर प्रेस कर लेना इक्वल, चौथे साल का फैक्टर पता लग जाएगा। दोबारा से एक बार, जैसे फर्स्ट ईयर का मुझे फैक्टर चाहिए इसका, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1, एक बार इक्वल प्रेस करोगे फर्स्ट ईयर का फैक्टर आ जाएगा, दूसरी बार करोगे दूसरे साल का फैक्टर आ जाएगा, तीसरी बार करोगे तीसरे साल का फैक्टर। तो जितने भी साल के आपके फैक्टर चाहिए उतना आप यहां पे कैलकुलेशन कर सकते हो। और जब इसको मल्टीप्लाई करके यहां पे रखोगे तो आपको आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा। इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की फिगर को आपने लेके आना है अपने फॉर्मूले में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और जो इनिशियल कैश आउटफ्लो होगा वो माइनस कर दोगे, आपको आपका एनपीवी मिल जाएगा। ये जो एनपीवी है एक तरीके से हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि हम इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। तो ये एनपीवी जो है इसी के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की जाती है कि मुझे प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो अगर एनपीवी पॉजिटिव आया मतलब इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है,
तो आपको प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, एक्सेप्ट कर लेना। अगर ये नेगेटिव आया, इसका मतलब इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, तो आप इसको रिजेक्ट कर देना। और अगर ये दोनों इक्वल आ गए, जीरो आ गए, तो जीरो का मतलब है आप इनडिफरेंस पे हो, आप ब्रेक इवन पे हो। तो सर ब्रेक इवन पे काम करना या ना करना आपकी खुद की चॉइस होती है, ऑर्गेनाइजेशन की खुद की चॉइस होती है। तो इनडिफरेंस नॉर्मली आपको नहीं देखने को मिलेगा, बाई चांस आ जाए तो आप लिख सकते हो कि सर जीरो है, इनडिफरेंस सिचुएशन है, ऑर्गेनाइजेशन अगर नई नहीं होती है तो वो जीरो पे भी काम करने को तैयार है। लेकिन अगर एक ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड है तो वो जीरो पे काम नहीं करेगी, उसको मोटा प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो पॉजिटिव आया एनपीवी, एक्सेप्ट कर लेना, नेगेटिव आया रिजेक्ट, जीरो आया इनडिफरेंस। ये तो बात हुई, ये तो बात हुई। और डिसीजन मेकिंग मैंने यहां पे लिख दिए, इफ देयर आर टू और मोर ऑल्टरनेटिव। अगर मान लो आपके सामने दो या दो से ज्यादा ऑप्शन है, तो सर एनपीवी एक तरीके का प्रॉफिट है, जैसा कि मैंने कहा, तो जितना ज्यादा उतना अच्छा है। तो अगर आपके सामने दो या दो से ज्यादा ऑप्शन है, तो ऑफकोर्स मैं ज्यादा एनपीवी के लिए जाना चाहूंगा। देन द ऑप्शन विद हायर एनपीवी शुड बी सिलेक्टेड। तो जिसका एनपीवी ज्यादा होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। और एनपीवी मैं सबसे पहले क्यों करवाता हूं और एनपीवी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहां पे देख लो, इफ नो मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आपको यह नहीं बताया गया कि आपको डिसीजन मेकिंग कौन सी मेथड से करनी है, ये जो भी मेथड के नाम आपने देखे हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है, तो हम जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो एनपीवी के बेसिस पे करते हैं। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, और एग्जाम में भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो मेथड है दैट इज एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। कॉपी करना है आपने ये सारा का सारा मैटर, हेडिंग पुट कर लीजिए एनपीवी मेथड, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। और आपके सामने ये जो दो स्लाइड आई है, एक एक वर्ड इसका कॉपी कर लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि इस पे हमें काफी सारे क्वेश्चन जो है वो ट्राई करने हैं। मतलब एनपीवी मेथड के क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। एक तो जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक में इनिशियल कैश आउटफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो और टर्मिनल कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन करवाई थी वो। दूसरा एनपीवी का फॉर्मूला विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैलकुलेशन, ये कॉपी करो आप। ये जो एन था इसका मतलब नंबर ऑफ पीरियड, वही फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरीके से।
इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एनपीवी कैलकुलेट करना अपना टारगेट है। ए प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग कैश फ्लो स्ट्रीम ओवर इट्स लाइफ ऑफ 5 years। एक प्रोजेक्ट है, 5 साल की उसकी लाइफ होगी और उस 5 साल में ये कैश फ्लो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 लाख। सबसे पहले आपको ईयर जीरो का इनिशियल कैश आउटफ्लो पता चल गया 3 लाख रुपए। इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कैश इनफ्लोज कि सर फर्स्ट ईयर में हमें 60,000, सेकेंड ईयर में हमें 60,000, थर्ड ईयर में 90,000, फोर्थ ईयर में 90,000 और फिफ्थ ईयर में 1,10,000 का कैश इनफ्लो जनरेट होगा। द डिस्काउंट रेट मतलब वो रेट जिसके आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर यूज करने हैं, मे बी टेकन एट 10%। तो 10% इज द डिस्काउंट रेट जिसके हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करेंगे। कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सिंपल डिमांड है फिलहाल के लिए, सर हमें एनपीवी कैलकुलेट करके देना है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 1 और हमारा टारगेट है एनपीवी की कैलकुलेशन। आंसर नंबर 1, सबसे पहले हमें पता चल गया सर हमारा टारगेट है एनपीवी। तो सबसे पहले मैं एनपीवी का फॉर्मूला ही मेंशन कर देता हूं। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, माइनस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको कैश इनफ्लोज तो ऑलरेडी गिवन है, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बट इस कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, आते हैं और बनाते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का स्टेटमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का बनाएंगे स्टेटमेंट। 4 कॉलम में हम ये स्टेटमेंट बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम लेते हैं ईयर, सेकेंड कॉलम में हम लेते हैं कैश इनफ्लोज, थर्ड कॉलम में हम लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट डिस्काउंट रेट, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है 10% का। 10% का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो एग्जाम के हर क्वेश्चन में जो भी फैक्टर हमें जरूरत होते हैं वो नॉर्मली क्वेश्चन के नीचे गिवन होते हैं, बट फिर भी हमें कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने आने चाहिए। और जब आप कैश इनफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारी यहां पे प्रेजेंट वैल्यू पता लगेगी। ईयर की अगर मैं बात करूं तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो क्वेश्चन 5 साल का चल रहा है, तो ईयर में आप मेंशन कर लीजिए ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। एज पर क्वेश्चन आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर में 60,000, थर्ड और फोर्थ में 90,000 और फिफ्थ ईयर में 1,10,000 का कैश इनफ्लो जनरेट होगा। फर्स्ट ईयर में 60,000, सेकंड ईयर में भी 60,000, थर्ड ईयर में 90,000, फोर्थ ईयर में 90,000 और फिफ्थ ईयर में 1,10,000 का कैश फ्लो जनरेट होगा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, यहां पे क्वेश्चन में तो दिखाई दे नहीं रहे, तो मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेता हूं। सिंपल, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करने हैं, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, बाकी मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ईयर 1, सर फॉर्मूला होता है 1 में 1 प्लस के की पावर n, फर्स्ट ईयर का निकालना है। तो सिमिलरली सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करोगे तो 1 में 1 प्लस 0.10 की पावर 2। ईयर 3 में जाओगे तो 1 में 1 प्लस डिस्काउंट रेट की पावर, थर्ड ईयर है तो 3। ईयर 4 की बात करें
तो 1 में 1 प्लस के 10% का रेट की पावर 4 और 5th ईयर की बात करें तो पावर 5 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसलिए कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको, अदरवाइज हम आगे क्वेश्चंस में कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल करना क्या है, ये है 1 में 1.10 की पावर 1 है, तो आपको कैलकुलेटर में क्या करना है, 1 में 1.1 फर्स्ट टाइम इक्वल दबाओगे तो आपको फर्स्ट ईयर का फैक्टर मिल जाएगा। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ मेंशन ना हो तो कम से कम 3 डिजिट आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप 4 डिजिट तक कंसीडर कर सकते हो। तो फिलहाल मैं 3 डिजिट की कैलकुलेशन के लिए जा रहा हूं। तो फर्स्ट ईयर का मेरा फैक्टर आ गया 0.909। अगर मैं इक्वल एक बार और दबा दूंगा तो सेकेंड ईयर का फैक्टर आ जाएगा 0.826। फिर से इक्वल प्रेस कर दूंगा तो थर्ड ईयर का फैक्टर आ जाएगा 0.751। फिर से इक्वल प्रेस कर दूंगा तो फोर्थ ईयर का फैक्टर आ जाएगा 0.683। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें आता है ये मत बताइए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी बच्चे को अगर बेसिक चीजें नहीं पता है तो भूल गया बच्चा, तो आपको बताना मेरा फर्ज है। और दोबारा से इक्वल प्रेस कर लेंगे तो फिफ्थ ईयर का फैक्टर आ जाएगा 0.6209 आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ किया जाए तो इट विल बी 0.621। तो हर एक क्वेश्चन में नहीं बताने वाला, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं इसमें बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करेंगे। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, एग्जाम में क्वेश्चन के नीचे आपको फैक्टर 99.99% जो भी जरूरत हो गिवन होते हैं, बट फिर भी अपना बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, और जो चीज पॉसिबल है वो अपने को कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 2.909, 54,540। Next 60,000 multiplied by 0.826, it will be 49,560, 49,560। Next 90,000 into 0.751, 67,590। Next 90,000 multiplied by 0.683, 61,470। लास्ट आ जाएगा आपका 1,10,000 into 0.621, it will be 68,310। ये आ जाएगा टोटल 3,01,470, 3,01,470। ये क्या है, ये है सर टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आ गई 3,01,470। इसको आप अपने एनपीवी के फॉर्मूले में ले आओ, 3,01,470 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपए का। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है आपको 3 लाख रुपए का। अकॉर्डिंगली ये फिगर आ गई आपकी 1,470, जो कि पॉजिटिव है। हालांकि इस क्वेश्चन में किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन ने केवल और केवल ये कहा है कि एनपीवी कैलकुलेट करके दो। अगर आपका इसमें डिसीजन पूछा जाए तो एनपीवी आ रहा है पॉजिटिव, तो उस सिचुएशन में आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो क्या, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए आपको। दिस इज द आंसर नंबर 1। इसको आप कॉपी कर लीजिए, 3 स्लाइड आई है आपके सामने, फिलहाल के लिए आप ये तीनों स्लाइड कॉपी कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें केवल और केवल एक ही प्रोजेक्ट था और अपने को एनपीवी कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें एक की बजाय दो प्रोजेक्ट की हम बात करें। मेहम लिमिटेड is evaluating two projects with an expected life of 3 years and an investment outlay of 10 lakh। कंपनी का नाम है मेहम लिमिटेड, दो प्रोजेक्ट है इनके सामने। प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो 3 साल की रहेगी और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो 10 लाख रुपए का रहेगा। कोई सा भी प्रोजेक्ट ले लो, ए और बी। द एस्टिमेटेड नेट कैश फ्लो फॉर ईच प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। अगर आप प्रोजेक्ट ए में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो फर्स्ट ईयर में 3 लाख रुपए का इनफ्लो होगा, सेकेंड ईयर में 10 लाख का और थर्ड ईयर में 4 लाख का इनफ्लो होगा। अगर आप प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करोगे तो हर साल आपको 6 लाख रुपए का इनफ्लो होगा। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज डिस्काउंट रेट, जिसके हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कंसिडर करने हैं for both the project। Determine the net present value of the two project। दोनों प्रोजेक्ट का एनपीवी निकालो। और जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कहा कि पिछले क्वेश्चन में डिसीजन नहीं मांगा, बट इस क्वेश्चन में डिसीजन भी मांगा है। बोला एडवाइज द मैनेजमेंट। अगर दो प्रोजेक्ट है तो एडवाइस यही है कि सर दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनपीवी। तो हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 2। जैसा कि हमें पता चल गया कि सर हमें एनपीवी कैलकुलेट करना है, तो आंसर नंबर 2 हेडिंग पुट करते ही सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला मेंशन कर दो एनपीवी का, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सर दो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी आपको कैश इनफ्लोज तो गिवन है, बट उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दो प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन करनी है, तो आ जाते हैं कैलकुलेशन करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। अगर दो प्रोजेक्ट है तो दोनों प्रोजेक्ट की जो कैलकुलेशन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज की, आप एक साथ कर सकते हो। सर ईयर तो सेम ही है, दोनों में 3-3 साल। सेकंड कॉलम आप लेते हो कैश फ्लो का, कैश इनफ्लोज का इवन। अब जो कैश इनफ्लोज हैं वो प्रोजेक्ट ए के अलग रहेंगे और प्रोजेक्ट बी के अलग रहेंगे। तो कैश इनफ्लो के दो पार्ट कर लो, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। अब इस पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर तो 10% के ही अप्लाई होने हैं, सिंगल कॉलम। और जब आप कैश इनफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगी प्रेजेंट वैल्यू, जो कि ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट ए की वैल्यूज अलग होगी और प्रोजेक्ट बी की वैल्यूज अलग होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू के भी दो कॉलम बना लो, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। क्वेश्चन में आप देख सकते हो 3 साल का क्वेश्चन है, तो ईयर में सबसे पहले हम मेंशन कर लेंगे ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। इसमें आपको प्रोजेक्ट ए से फर्स्ट ईयर में 3 लाख, सेकेंड ईयर में 10 लाख और थर्ड ईयर में 4 लाख का कैश इनफ्लो जनरेट होगा। फर्स्ट ईयर में 3 लाख, सेकेंड ईयर में 10 लाख और थर्ड ईयर में 4 लाख का कैश इनफ्लो जनरेट होगा। और अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट बी की, तो प्रोजेक्ट बी में हर साल आपको 6 लाख रुपए का कैश इनफ्लो जनरेट होगा। फैक्टर आपको यहां पे भी 10% के ही लेने हैं, तो पिछले क्वेश्चन से कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर का 0.909, सेकेंड ईयर का 0.826 और थर्ड ईयर का 0.751। 0.909, 0.826 एंड 0.751। तो 3 लाख
मल्टीप्लाई बाय 0.909, 272,700, 6 लाख इंटू 0.909 करूं तो इट विल बी 5,45,400. 0.826 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख किया जाए तो ऑफ कोर्स इट विल बी 8,26,000. और 6 लाख से मल्टीप्लाई किया जाए तो इट विल बी 495,600. थर्ड ईयर में 0.751 को मल्टीप्लाई किया जाए 4 लाख से तो इट विल बी 3,04,000, 3,00,400. और 6 लाख से मल्टीप्लाई किया जाए तो इट विल बी 4,50,600. कर लो जरा टोटल. क्या आ जाएगा आपका 13,99,100. और बी में इट विल बी 14,91,600. क्या आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ए और बी दोनों का. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 13,99,100, 13,99,100 माइनस 14,91,600, 14,91,600 माइनस आउटफ्लो की अगर बात करें तो सर आउटफ्लो तो 10 लाख रुपए का सिंगल अमाउंट गिवन है. चाहे आप प्रोजेक्ट ए में पैसा इन्वेस्ट करना चाहे प्रोजेक्ट बी में, 10 लाख मतलब 10 लाख ही है. अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट ए में आपको फायदा होगा 3,99,100 का, तो सेकंड में ये ज्यादा है 491,600 है. तो आप क्लियरली देख सकते हो कि प्रोजेक्ट बी में आपका एनपीवी ज्यादा है, तो हमें प्रोजेक्ट बी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए. तो डिसीजन क्या होगा हमारा, एडवाइस क्या होगी हमारी, प्रोजेक्ट बी should be selected. Project B should be selected due to higher NPV. सर प्रोजेक्ट बी में एनपीवी ज्यादा है तो हमें प्रोजेक्ट बी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था, बस इसके अंदर एक की बजाय 2 प्रोजेक्ट आपको गिवन थे और आपसे एडवाइस भी डिमांड की गई थी. हेडिंग पुट कर लीजिए आंसर नंबर 2 और आपके सामने जो 2 स्लाइड आई है ये आप कॉपी कर लीजिए. यहां पे मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन और सिखाना चाहूंगा. और वो ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन क्या है, जैसे देखोगे आप प्रोजेक्ट बी जो था, सर प्रोजेक्ट बी जो था उसमें हर साल का कैश इनफ्लो सेम था, हर साल का कैश इनफ्लो सेम था. तो अगर हर साल का कैश इनफ्लो सेम हो तो उस सिचुएशन में ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन, अगर हर साल का कैश इनफ्लो सेम हो तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को
थोड़ा शॉर्टकट में कैलकुलेट कर सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउड है, किसी तरीके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो कि केवल और केवल प्रोजेक्ट बी पे अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट ए में तो हर साल के कैश इनफ्लो सेम नहीं है, तो ऐसे ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट प्रोजेक्ट बी में हर साल का कैश इनफ्लो सेम है, तो ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बी की आप कर सकते हो। क्यों कर पा रहे हैं हम? क्योंकि हर साल का कैश इनफ्लो सेम है। ये कैलकुलेशन तभी पॉसिबल है व्हेन कैश इनफ्लोज ऑफ ईच ईयर इज इक्वल। जब हर साल का कैश इनफ्लो इक्वल हो, तो उस सिचुएशन में आप ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन क्या कर सकते हो? सर कॉलम में कोई चेंज नहीं है, ईयर कैश इनफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी। अब ध्यान देना, आप कर क्या रहे हो? आप प्रोजेक्ट बी की कैलकुलेशन कुछ ऐसे ही तो कर रहे हो कि पर सर पहले 6 लाख को 0.909 से मल्टीप्लाई किया, फिर से 6 लाख को 0.826 से मल्टीप्लाई किया, फिर से 6 लाख को 0.751 से मल्टीप्लाई किया और इसका सम अप कर दिया। आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हो कि सर 1 से लेकर 3 साल तक, 1 2 3, मतलब 1 से लेकर 3 साल तक हर साल कैश इनफ्लो 6 लाख रुपए का होगा। हर साल कैश इनफ्लो 6 लाख रुपए का होगा। अब आप क्या कर रहे थे? एक बार 0.909 से 6 लाख को मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक बार 6 लाख को 0.826 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक बार 6 लाख को 0.751 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब अगर आपने ये लिख दिया कि सर 3 साल का हर साल का कैश इनफ्लो 6 लाख है, तो यहां पे जो आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर अप्लाई करने हैं वो एन्युटी फैक्टर अप्लाई करने हैं। ये होते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, एन्युटी। एन्युटी फैक्टर केवल और केवल तभी अप्लाई हो सकते हैं जब हर साल का कैश इनफ्लो सेम हो, अदरवाइज अप्लाई नहीं हो सकते। और ये एन्युटी फैक्टर कुछ नहीं होता, जितने साल आपने यहां पे लिखे हैं जैसे 3 साल, तो ये 3 साल के फैक्टर का एडिशन होता है। 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, इन तीनों का जो एडिशन है दैट इज 2.486। जस्ट फर्स्ट टाइम बता रहा हूं तो यहां पे लिख देता हूं 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, तो 2.486। तो सिंपल आप करना क्या है, 6 लाख को 2.486 से मल्टीप्लाई कर लो, तो भी तो आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी, 1491,600। तो अगर हर साल का कैश इनफ्लो सेम है, तो उस सिचुएशन में आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो एन्युटी अप्लाई कर सकते हो। और एन्युटी फैक्टर इज नथिंग, जितने साल आपने यहाँ पे लिखे हैं उन सालों के फैक्टर का एडिशन आपने यहाँ पे लिखना है। और कैश फ्लो को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे एन्युटी फैक्टर से, आपको आपका सीधा सीधा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पता लग जाए। ये ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन भी आप एक बार कॉपी कर लो, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में मैं ये जहां पे भी अप्लाई हो पाएगी अप्लाई करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैलिड है और आपकी टाइम सेविंग भी है। फिलहाल तो चलो 3 ही साल का क्वेश्चन था, बट यही क्वेश्चन अगर 20 साल का हो, तो एक तो मैं लिखूं 1 से लेकर 20 साल, फिर हर साल फिगर सेम लिखूं, फिर मल्टीप्लाई करूं, फिर टोटल करूं, और एक मैं सीधा सीधा 1 से 20 लिखकर सिंगल मल्टीप्लीकेशन में अपना आंसर निकाल दूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम सेविंग काफी ज्यादा मैटर करती है। ये ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन आप कॉपी कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिमिलर क्वेश्चन ही है जो क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया है। जस्ट वी कैन से सर दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि इस क्वेश्चन को आपने खुद ट्राई करके देखना चाहिए। इस क्वेश्चन को आपने खुद ट्राई करके देखना चाहिए। इसके आंसर भी गिवन है और खुद ट्राई करके आप इसके आंसर मैच करके देखो। दैट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को खुद करके उसका आंसर मैच करके देखते हो और आंसर मैच हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बाई चांस आंसर मैच नहीं भी होता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कम से कम आपको ये आइडिया लगेगा, पता लगेगा आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं। हालांकि क्लास में मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 को, ताकि आप रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका आंसर मैच नहीं होता है तो आप उसको मैच करके आइडिया ले सको कि सर हाँ आपने कहां पे मिस्टेक की है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यू आर द फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर गामा लिमिटेड। आपको बना दिया है गामा लिमिटेड ने फाइनेंशियल एडवाइजर। द मैनेजमेंट हैज रिक्वेस्टेड यू टू एनालाइज टू प्रपोज्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और आपके सामने है दो प्रपोजल, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई। ईच प्रोजेक्ट हैज ए कॉस्ट ऑफ ₹10,000। प्रोजेक्ट एक्स ले लो चाहे वाई ले लो, हर एक प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपए आएगी। एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच प्रोजेक्ट इज 12% का आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट है। द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो फॉर द टू प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। आपको यहां पे देख के आइडिया लग गया सर दो प्रोजेक्ट एक्स और वाई, 0 ईयर। सर 0 ईयर इज नथिंग, ईयर 0 में हमें करने पड़ते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि ऊपर ही क्वेश्चन ने बता दिए थे 10,000 के हैं, वो यहाँ पे रिपीटेड लिखे हुए हैं। इसके अलावा 4 साल का क्वेश्चन है। एक्स में अगर जाओगे तो फर्स्ट ईयर में 6,500, सेकेंड और थर्ड ईयर में 3,000 और फोर्थ ईयर में 1,000 का इन्फ्लो आएगा। जबकि वाई में जाओगे तो हर साल का जो कैश इन्फ्लो है वो 3,500 ही रहेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनपीवी। सर बिल्कुल सिमिलर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 3। हमें पता चल गया हमें कैलकुलेट करना है एनपीवी, तो मैंने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रोजेक्ट है 2 और प्रोजेक्ट के नाम है एक्स और वाई। प्रोजेक्ट है 2 और प्रोजेक्ट के नाम है एक्स और वाई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। सर इस क्वेश्चन में भी कैश इनफ्लोज गिवन है, आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। आ जाओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करते हैं। इसमें मैं एन्युटी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करूंगा। सर क्यों नहीं अप्लाई करोगे? इसलिए अप्लाई नहीं करूंगा कि एक्स में हर साल का अलग अलग कैलकुलेट करना ही है, तो सेम टेबल के अंदर सेम स्टेटमेंट के अंदर वाई का भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन में मैंने करवाया था आपको विदाउट ऑल्टरनेटिव, वैसे ही करवा रहा हूं। ईयर कैश इनफ्लोज, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैं एनवीटी का एप्लीकेशन आपको करवा दूंगा। एट द रेट ऑफ 12% के फैक्टर लेने इस बार, तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%। कैश इनफ्लोज में दो पार्ट कर देता हूं, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई। सिमिलरली यहां पे जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो भी प्रोजेक्ट एक्स और वाई की अलग अलग आएगी। क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्वेश्चन 4 साल तक जाना है, तो सबसे पहले ईयर में मेंशन कर लेते हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। इसके बाद प्रोजेक्ट एक्स में 6,500, देन 3, 3 और 1। 6,500, 3,000, 3,000 और 1,000 का कैश इनफ्लो होगा। प्रोजेक्ट वाई में तो हर साल ही 3,500 का कैश इनफ्लो जनरेट होना है। प्रोजेक्ट वाई में ईच ईयर हमें 3,500 का ही कैश इनफ्लो जनरेट होना है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप कैलकुलेट कर लो, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के है यहाँ पे 12% की पावर n। तो कैलकुलेटर पे आप टाइप करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.12,
फर्स्ट टाइम इक्वल प्रेस करेंगे, पहले साल का फैक्टर आ जाएगा, 3 डिजिट कंसीडर करूंगा तो ये आ रहा है 0.8928, तो 3 डिजिट में राउंड ऑफ करूंगा तो इट विल बी 0.893। सेकेंड ईयर 0.797, थर्ड ईयर इट विल बी 0.712 एंड फोर्थ ईयर इट विल बी 0.6355 आ रहा है। तो 5 या उससे ज्यादा होता है तो राउंड ऑफ में बढ़ा के ही किया जाता है, तो मैं इसको 0.636 से ही लिख लेता हूं। मल्टीप्लाई करके सम अप करेंगे, 0.893 मल्टीप्लाई बाई 6500 इट विल बी 5804.5, 5804.5, और 3500 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 3125.5, 0.797 मल्टीप्लाई बाई 3000 किया तो इट विल बी 2391, और 3500 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 2789.5, 0.712 मल्टीप्लाई बाई 3000 किया तो इट विल बी 2136, और 3500 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 2492। 0.636 को 1000 से ऑफकोर्स 636 आ जाएगा, अगर 3500 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी 2226। कर लो जरा एडिशन, प्रोजेक्ट एक्स का आ रहा है 10967.5, 10633। This total is present value of cash inflows। इन वैल्यूज को ले जाओ आप अपने एनपीवी के फॉर्मूले में, 10967.5, 10967.5 माइनस 10633 माइनस आउटफ्लो की अगर बात करें तो आउटफ्लो तो दोनों केसेस में सेम ही आपका 10,000 का, 10,000 का, तो ये आ जाएगा आपका 967.5 और ये आ जाएगा आपका 633। अब यहां पे ध्यान से बात को सुनना, सर यहां पे आंसर लिखा हुआ था 966.01 और मेरा आ रहा है 967.5, यहां पे आंसर लिखा हुआ था 630.72 और मेरा आंसर आ रहा है 633। एक्चुअल में ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन आप कितना कंसीडर करते हो इस पे ये बात मैटर करती है कि आपका ये फिगर कितनी आएगी, अकॉर्डिंगली आपका एनपीवी कितना आएगा। जैसे सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं, ये जो फोर्थ ईयर का फैक्टर था ये था 0.6355, इसमें कोई स्टूडेंट 0.635 ले सकता है, तो कोई 0.6355 ले सकता है, कोई 0.636 ले सकता है। मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे 0.635 लिया होता तो यहाँ पे सीधा सीधा 635 आ जाए, यहाँ पे सीधा सीधा 635 आ जाएगा, मतलब 1 का डिफरेंस आ जाएगा सीधा सीधा। और आपके आंसर में कितना डिफरेंस आ रहा है सर, 1 का ही तो डिफरेंस आ रहा है, 966 और 967। तो फ्रैक्शन की वजह से माइनर डिफरेंसेस आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। माइनर अगर आपका डिफरेंस है जैसे 966.01 और 967, सर दिस इज डिफरेंस ड्यू टू फ्रैक्शन। अब वो डिफरेंस तब नहीं आना चाहिए अगर क्वेश्चन में भी आपके पास फैक्टर गिवन हो, तब वो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आप खुद फैक्टर कंसीडर कर रहे हो तो उस सिचुएशन में ये माइनस से डिफरेंस वैलिड है। तो ये बताने के पीछे पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाता है, जैसे मैंने खुद ही कहा कि इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करके देखो, अब आपका आंसर माइनर सा वेरी करेगा तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सर आपका आंसर गलत है, नहीं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वो ड्यू टू फ्रैक्शन जो है वो वेरिएशन आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हो सकता है मेरा आंसर आया 967.5, यहां पे आंसर गिवन है 966.01, आपका आंसर आ जाए 965 या 966.5,
सर सही है आपका आंसर। ये है 633, ये है 630.72, आपका आ गया 632, 629। सर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वो ड्यू टू फ्रैक्शन जो है वो 1 से 2 रुपए का डिफरेंस आपका आ रहा है। मतलब 5 से 10 रुपए, 1 से 2 छोड़ो, 5 से 10 रुपए का डिफरेंस भी आ रहा है, अगर 10 रुपए तक का भी डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू फ्रैक्शन, वैलिड है। और इवन 10 रुपए छोड़ो, ये तो छोटी छोटी फिगर है, जब हम करोड़ों में फिगर करते हैं तो वहां पे थाउजेंड्स में भी डिफरेंस आ जाते हैं। दिस इज ऑल्सो द रीजन कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन एग्जाम में देता है तो फैक्टर दे देता है क्वेश्चन के नीचे, ताकि सभी बच्चों के आंसर जो है वो वेरी ना करें। तो ये ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर ये आंसर गलत है, सर नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, ये आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केवल और केवल ड्यू टू फ्रैक्शन जो है वो आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। हेडिंग पुट कर लीजिए आंसर नंबर 3। और डिसीजन की अगर मैं बात करूं तो डिसीजन जो है वो ऑफ कोर्स आपको कौन सा देना है, एक्स जो है प्रोजेक्ट वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहां पे मैं डिसीजन लिख देता हूं, डिसीजन है सर प्रोजेक्ट एक्स जो है दैट शुड बी सिलेक्टेड, प्रोजेक्ट एक्स शुड बी सिलेक्टेड ड्यू टू हायर एनपी। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 3, और आपके सामने जो 2 स्लाइड्स आई है ये आपने कॉपी कर लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। योगेश लिमिटेड इज कंसीडरिंग द परचेज ऑफ न्यू मशीन। कंपनी का नाम है योगेश लिमिटेड, नई मशीन खरीदना चाह रहे हैं। टू ऑल्टरनेटिव मशीन्स ए एंड बी हैव बीन सजेस्टेड, और इनके सामने भी 2 ऑप्शन है, मशीन ए या मशीन बी। ईच हैविंग, कोई भी मशीन खरीद लेना, इनिशियल कॉस्ट जो है वो 10 लाख रुपए की आएगी। एंड ध्यान देना, रिक्वायरिंग ₹50,000 एज एडिशनल वर्किंग कैपिटल। लेकिन ध्यान देना, ये वर्किंग कैपिटल ईयर 0 वाली नहीं है, ये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है। इनिशियल कॉस्ट तो आपने 10 लाख रुपए लगानी है, बट वर्किंग कैपिटल इनिशियल ना होके फर्स्ट ईयर में 50,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। एंड नेट कैश फ्लो आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज, और ये हमारे कैश फ्लोज हैं। मशीन ए और बी
कोई भी मशीन हो, 5 साल तक कैश फ्लो आपको जनरेट होने हैं, जिसमें मशीन ए में फर्स्ट ईयर में 1 लाख, सेकेंड ईयर में 3 लाख, थर्ड ईयर में 4 लाख, फोर्थ ईयर में 6 लाख और फिफ्थ ईयर में 4 लाख रुपए। मशीन बी में अगर चेक करें तो ईयर 1 में 3 लाख, सेकेंड ईयर में 4 लाख, थर्ड ईयर में 5 लाख, फोर्थ ईयर में 3 लाख और फिफ्थ ईयर में 2 लाख रुपए। द कंपनी हैज टारगेट रिटर्न ऑन कैपिटल 10%। टारगेट रिटर्न ऑन कैपिटल इज नथिंग, डिस्काउंट रेट का ही दूसरा नाम है। 10% के फैक्टर यूज करने हैं, एंड ऑन दिस बेसिस यू आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज एनपीवी ऑफ मशीन। आपने दोनों मशीनों का एनपीवी कंपेयर करना है, एंड स्टेट विच ऑल्टरनेटिव यू कंसिडर टू बी फाइनेंशियली प्रेफरेबल। और आपको बताना है कि दोनों में से आप किसको प्रेफर करोगे। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4, और बिल्कुल सिमिलर तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया जाएगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया था। बस इसमें आपको नया पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है, सर वर्किंग कैपिटल भी है लेकिन 0 ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर में वर्किंग कैपिटल है। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले तो वही कॉन्सेप्ट फॉलो करो। सर हमें एनपीवी निकालना है। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। दो मशीनें हैं, मशीन ए और मशीन बी। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आपको कैश इनफ्लोज गिवन है, तो हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। फर्स्ट कॉलम ईयर, सेकंड कॉलम वही कैश इनफ्लोज। और अगर हमें दो मशीनों की कैलकुलेशन करनी है तो इसमें दो कॉलम बना लेंगे, मशीन ए का अलग और मशीन बी का अलग। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आपको इस क्वेश्चन में भी 10% के कंसिडर करने हैं। सर बिल्कुल 10% के कंसिडर करने हैं, और जब कैश इनफ्लोज को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। तो इसमें भी दो कॉलम बना लीजिए, मशीन ए और मशीन बी। क्वेश्चन आपका जो चल रहा है ध्यान से देखना, 5 साल का क्वेश्चन चल रहा है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। आपको मशीन ए की फिगर्स गिवन है 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। ये तो कॉपी हो गया, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। सिमिलरली मैं मशीन बी का डेटा भी कॉपी कर लेता हूं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 3 लाख, 2 लाख। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, अब ध्यान देना क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन ने कहा एडिशनल वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले साल के एंड में आपको 50,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाना है। तो होगा क्या, आपका ये जो 1 लाख रुपए था, आपका ये जो 1 लाख रुपए था, ये 1 लाख रुपए आपके पास नहीं बचने वाला, क्योंकि सर इसमें से ही आपको 50,000 रुपए वर्किंग कैपिटल में लगा देने हैं। तो आपके पास फर्स्ट ईयर में जो कैश बचेगा वो 50,000 ही बचेगा, अगर आप मशीन ए की बात कर रहे हो तो। यही आप मशीन बी की बात कर रहे हो तो 3 लाख रुपए का आपने इनफ्लो जनरेट तो किया, लेकिन इसी में से जब आप 50,000 रुपए वर्किंग कैपिटल में लगा दोगे तो आपके पास फर्स्ट ईयर में जो कैश बचेगा वो केवल और केवल 2.5 लाख रुपए बचेगा। और याद करो, जब मैंने आपको कैश फ्लो में टर्मिनल कैश फ्लो की कैलकुलेशन बताई थी,
तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप वर्किंग कैपिटल कहीं पे भी लगाते हो तो वो आपने लास्ट ईयर में हमेशा रिलीज कर लेनी है। तो इसमें आपको जो मशीन ए में 5th ईयर में 4 लाख रुपए का कैश इनफ्लो जनरेट होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन 50,000 रुपए का आप इसमें से वर्किंग कैपिटल भी रिलीज करवाओगे तो आपके पास 5th ईयर में 4.5 लाख रुपए का कैश दिखेगा। सिमिलरली मशीन बी में 2 लाख रुपए तो आप अपने ऑपरेटिंग काम से जनरेट कर लोगे, लेकिन 50,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल रिलीज करवाओगे तो आपको 5th ईयर में यहां पे 2.5 लाख रुपए का कैश दिखाई देगा अपने पास। बस ये वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। जीरो पीरियड में होता है तो इनिशियल आउटफ्लो में आ जाता है, लेकिन अगर आपने किसी भी ईयर में वर्किंग कैपिटल लगाई है तो उस ईयर में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर दो और लास्ट ईयर में जाके उसको रिलीज तो करवाना ही करवाना है। 10% के फैक्टर अप्लाई करने तो वही करूंगा 1 डिवाइडेड बाई 1.1, या पीछे से आप क्वेश्चन नंबर 1 के फैक्टर कॉपी कर लीजिए। 0.909 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का आ जाएगा 0.826, थर्ड ईयर का आ जाएगा आपका 0.751, फोर्थ ईयर का आ जाएगा 0.683 और लास्ट ईयर का आ जाएगा आपका 0.621। बस मल्टीप्लाई करके हम अपना प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.909 मल्टीप्लाई बाई 50,000 किया तो इट विल बी 45,450, और अगर 2.5 लाख रुपए से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 227,250। सेकेंड ईयर 0.826 3 लाख रुपए से मल्टीप्लाई किया तो इट इज 247,800, और 4 लाख से मल्टीप्लाई किया तो इट इज 3,30,400। थर्ड ईयर 0.751 4 लाख से मल्टीप्लाई किया तो इट इज 3,04,000, और अगर 5 लाख से मल्टीप्लाई किया तो इट इज 375,500। फोर्थ ईयर 0.683 मल्टीप्लाई बाई 6 लाख से मल्टीप्लाई किया तो इट इज 409,800, और 3 लाख से मल्टीप्लाई किया तो इट इज 204,900। फिफ्थ ईयर 0.621 4,50,000 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 279,450, और 2,50,000 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 155,250। कर लो जरा, टोटल कर लो। $12,89,900, 12,82,000 900। और बी में आ जाएगा 12,93,300। ये आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। इन वैल्यूज को ले जाओ अपने एनपीवी के फॉर्मूले में 12,82,900 एंड 12,93,300। दोनों में जो आउटफ्लो है वो तो सेम ही है, 10-10 लाख रुपए का। दोनों में जो आउटफ्लो है वो तो सेम ही है आपका, 10 लाख एंड 10 लाख। तो अकॉर्डिंगली आपको आपका एनपीवी पता लग गया। फर्स्ट केस मशीन ए में आ गया 2,82,900 और ये आ गया 2,93,300। तो बस इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल वाला जो पॉइंट है वो आपने ध्यान देना है, बाकी तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह बिल्कुल सेम था।
डिसीजन मेकिंग की अगर मैं बात करूं तो मशीन बी जो है उसमें आपका एनपीवी ज्यादा है, तो आपका डिसीजन आ जाएगा, मशीन बी शुड बी सिलेक्टेड, मशीन बी शुड बी सिलेक्टेड ड्यू टू हायर एनपीवी। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करवाए मैंने आज, एक बार इसको भी आप कॉपी कर लो। तो केवल और केवल एक मेथड एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, हमने स्टार्ट किया और इस पे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको करवाए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। आज की क्लास की अगर क्रक्स की मैं बात करूं तो आज की क्लास में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया, वी कैन से कैपिटल बस्टिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें हमने टेक्निक एक मेथड यूज करी है एनपीवी। हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने के लिए काफी सारे मेथड्स और टेक्निक्स हैं, जिसमें पहला मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। सिंपल फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर एनपीवी पॉजिटिव आया प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना है, नेगेटिव आया रिजेक्ट कर देना है। और अगर हमारे सामने दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट है जिसमें भी एनपीवी ज्यादा आएगा उसको हमें सिलेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया सिंगल प्रोजेक्ट का, जिसमें हमने एनपीवी कैलकुलेट करके देखा, पॉजिटिव आया हमने कहा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में दो दो प्रोजेक्ट गिवन थे, जिसका एनपीवी ज्यादा आया हमने उसको सिलेक्ट किया। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने आपको ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भी बताने की कोशिश करी कि अगर हर साल का कैश इनफ्लो सेम है तो आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो जिसमें आप एन्युटी फैक्टर यूज कर सकते हो। और फोर्थ क्वेश्चन में मैंने आपको वर्किंग कैपिटल का एक एप्लीकेशन करवाने की कोशिश करी कि वर्किंग कैपिटल अगर किसी भी ईयर में आपने इंट्रोड्यूस करना है तो जिस साल में आप वर्किंग कैपिटल लगा रहे हो उस साल के इनफ्लो में से माइनस कर दो, और लास्ट ईयर दैट इज टर्मिनल ईयर में तो आपको उसको रिलीज करवा ही लेना है। 4 क्वेश्चन हमने किए हैं आज की क्लास में। आगे के जो क्वेश्चंस हैं आप अगर ट्राई करना चाहो तो बिल्कुल ट्राई करके देख सकते हो, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। बट अगर आगे के क्वेश्चन नहीं भी करना चाहते हो तो कम से कम नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले ये जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये जरूर जरूर रिवाइज करके आपको बैठना है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।